हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं हाइपोथेसिस की तरफ। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? इसके बारे में हम स्टार्ट में थोड़ा-सा हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस हमारी कुछ जो होती हैं असम्पशन्स होती हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया था कि हमें कोई भी स्टडी को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं, कुछ हमारे माइंड में क्वेश्चन्स क्रिएट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। कोई ना कोई ऐसी बेसिक हमारे पास चीज़ होती है जिसको हम आगे लेकर और हमने आगे चलना होता है। तो इसी तरह हाइपोथेसिस भी, ठीक है? अगर हमें कोई क्वेश्चन्स हमारे माइंड में क्रिएट नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो एक तरीका ये होता है रिसर्च स्टडी करने का कि अपने माइंड में हम कुछ असम्पशन्स बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैथ में देखा होगा रूल जो कि समझ से बाहर हुआ करता था जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो थोड़ा-सा परेशान होते थे कि कैसे फ़र्ज़ कर लेता है मैथमेटिशियन के फ़र्ज़ किया x, ठीक है? तो ऐसे कैसे हो जाता है? तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट लेने के लिए किसी भी एक मफ़रूज़े का सहारा लेता था, ठीक है? तो हाइपोथेसिस भी बेसिकली ऐसी ही एक चीज़ है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अगर क्रिएट कर लिए हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स में आप कुछ असम्पशन्स फिक्स कर लेते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को ही बजाय क्वेश्चन्स के तौर पर आप एज़ ए असम्पशन क्रिएट करते हैं। अब वो किन-किन तरीकों से कर सकते हैं, कितनी किस्म के ये हाइपोथेसिस होते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस एंड कैज़ुअल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस जो एक सिंपल स्टेटमेंट होती है हमारे किसी भी रिसर्च में, वो सिंपल हाइपोथेसिस कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको जो हैंडआउट्स दिए हैं उसमें एक ही एग्ज़ाम्पल को मैंने पुट किया है। मैं उसी एग्ज़ाम्पल को रिवाइज़ कर रही हूँ। इफ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज़ वेट फास्टर। ठीक है? ये सिंपल स्टेटमेंट है। अगर आप जितनी ज़्यादा सब्जियाँ खाएँगे उतनी ही जल्दी आपका वेट लूज़ होगा। ठीक है? इस तरह की जो सिंपल स्टेटमेंट है वो सिंपल हाइपोथेसिस है। आपने फ़र्ज़ कर लिया है कि आप जितनी भी ज़्यादा सब्जियाँ इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप वेट कम कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। इस जी, ठीक है? तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है कि आप अब इसी मैम सिंपल हाइपोथेसिस को थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट कर दें, इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ कर लें कि आप सिर्फ़ सब्जियों की ही बात ना करें, आप सब्जियों के साथ फ्रूट्स भी लगा दें और इसी तरीके से सिर्फ़ वेट की बात ना करें, वेट के साथ आप स्किन ग्लो मैम करने की बात कर लें, आप मतलब मैम हेयर फॉल रिमूव डिस्टॉर्शन हो रही है, 2 मिनट रुक जाए। डिस्टॉर्शन हो रही है। सबकी तरफ हो रही है या एक स्टूडेंट की तरफ ये इश्यू है? अहमद आप क्या कह रहे हैं? नो? तो मैम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी मैम, मेरे आपसे ये सिंपल हाइपोथेसिस स्टार्ट हुआ, मुझे तो एक लफ्ज़ की समझ नहीं आई। अच्छा, क्लियर सिंपल नहीं आ रही आवाज़। हाइपोथेसिस समझ नहीं आई, दोबारा बता दूँ, ये कहना चाह रही हैं? लुब्ना आप ये कह रही हैं, दोबारा बताऊँ? हाँ जी मैम, वो जब आप बता रहे थे ना तो उस टाइम जो है ना डिस्टॉर्शन हो रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, कट-कट के आ रही थी। चलें ठीक मुझे है, मैं समझ नहीं आया। ये दो दो हाँ सिंपल जी मैम। हाइपोथेसिस का मैंने ये बताया, एक सिंपल सी बात आपने फ़र्ज़ कर ली है कि अगर आप सब्जियाँ इस्तेमाल करेंगे, तो आपका वेट जल्दी लूज़ होगा, ठीक है? तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें एक ही वेरिएबल है और एक ही मतलब आप ये समझ लें कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? तो ये सिंपल कहलाएगा। सिंपली आपने फ़र्ज़ कर लिया है कि अगर मैं ये खाऊँगी, तो ये होगा। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस सेम वही जो आपकी एग्जांपल है उसी को आप थोड़ा-सा बढ़ा लें, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएँगे आपके। फॉर एग्जांपल मैम आवाज बिल्कुल कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके मैं अगेन जॉइन करती हूँ लेफ्ट करके। जी।
मैं आगे बता रही थी आपको कॉम्प्लेक्स हाइपोtheसिस की कि सिंपल में एक वेरिएबल होता है, कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो के आप उसी स्टेटमेंट को थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स हाइपोtheसिस कहलाता है। जिस तरह सिंपल में था इफ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज़ वेट फास्टर। और कॉम्प्लेक्स में अगर इसी तरह आप कर लें कि ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, लीड्स टू वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीज। ठीक है, अब आपने इस स्टेटमेंट को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर लिया, आपने फर्ज कर लिया है कि वेजिटेबल और फ्रूट खाने से ये हो जाए, ये फायदे होंगे आपको। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगा। अब दो होते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो आपको अपनी स्टेटमेंट के अंदर ही डायरेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, एक किस्म का हिंट दे रहे होते हैं कि आपके कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर जवाब छुपा होता है। तो जिस तरह आप ये कहते हैं कि जो है इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है ना, इस तरह करके आप सवाल बच्चे से करते हैं जिससे बच्चे को थोड़ा ये और होता है कि हाँ जी वही है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो डायरेक्शनल कहलाती हैं और इसी तरह के जो अजम्पशंस होती हैं वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ये कहते हैं कि जो है इस बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो उससे जो है बेहतर है, ठीक है, अदर देन, देन का वर्ड सिंपल देन, THAN, देन का वर्ड किसी स्टेटमेंट के दरमियान में आ जाए ना, वो पहचान है कि वो डायरेक्शनल स्टेटमेंट है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ हैंडआउट्स में भी दी हुई है कि children aged 4 years eating proper food over a 5-year period are having higher IQ level than children not having a proper meal। ठीक है, then का वर्ड जहाँ यूज हो रहा है जिसमें वो खुद बता रहे हैं आपको कि जो अच्छी प्रॉपर मील लेता है उसका आईक्यू ज़्यादा बेटर होता है उसकी निस्बत जो प्रॉपर मील नहीं लेता। तो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसके बेस पे ही रिसर्च भी करनी है, सिर्फ आपने ऐसे ही आंसर नहीं दे देना, स्टडी करनी है। तो इस तरह के जो हाइपोथेसिस होते हैं वो डायरेक्शनल कहलाते हैं। उसके अलावा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ज़ाहिर है ऑपोजिट टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के जिसमें किसी भी किस्म की आप वो ना डायरेक्शन ना मिल रही हो, ठीक है, सिर्फ आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फर्ज कर लेते हैं देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश ऑन स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट, यानी इंग्लिश पढ़ाने का स्टूडेंट की अचीवमेंट पर यानी कि इफ़ेक्ट पड़ता है। आप सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट ही बना ली है लेकिन वो कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है तो वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाएगी। नल हाइपोथेसिस इस टाइप के हाइपोथेसिस जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ हों। अब मैंने जिस तरह कहा था देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अब मैं इसी स्टेटमेंट कह रहा हूँ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, ऑफ इंग्लिश अचीव देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, अगर मैं यही स्टेटमेंट इस तरह बना देती हूँ तो जितनी नो वाली स्टेटमेंट्स होंगी वो नल हाइपोथेसिस कहलाएंगी। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं? एसोसिएटिव हाइपोथेसिस ये होते हैं कि किसी की एक वेरिएबल की एसोसिएशन से किसी दूसरे में चेंज आना, ठीक है, कि आप एक का यानी देयर इज़ अ इफ़ेक्ट, ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, या देयर इज़ इफ़ेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स टीचिंग इंग्लिश ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, इंग्लिश अगर उन्हें पढ़ाई जाए तो उन पे ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब इससे क्या हो रहा है कि अब आप इंग्लिश टीच कर रहे हैं तो स्टूडेंट की यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो एक चीज़ पढ़ाने से एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल एसोसिएट कर रहा है, तो ये चीज़ एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। और जो होता है कैजुअल हाइपोथेसिस होता है वो सिंपल दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट को ही चेक कर रहा होता है। ये सिंपल कैजुअल हाइपोथेसिस वही होता है जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का आपस में रिलेशनशिप को चेक कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह का अब मेरा अपना जो रिसर्च टॉपिक था कि द इफेक्ट ऑफ SEOP मॉडल ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट एट एलिमेंट्री लेवल। तो एक मॉडल था, मैंने उसका इफेक्ट एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट की एकेडमिक अचीवमेंट पे चेक किया था। तो जो ये 2 चीज़ें हैं, ये जो 2 चीज़ें हैं
ये इनका जो आपस में कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या इस मॉडल को इंट्रोड्यूस कराने से वाक़ई ही क्लासरूम में एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा उनके अचीवमेंट पे। तो जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करे हाइपोथेसिस, वो कैज़ुअल हाइपोथेसिस कहलाता है। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस यस मैम। ओके। अब कुछ जो यही हमने टाइप्स स्टडी की हैं हाइपोथेसिस की, तो इन्हीं टाइप्स को कुछ फॉर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है? जिस तरह नल फॉर्म की स्टेटमेंट होती है, डिक्लेरेटिव फॉर्म में होती है, क्वेश्चन फॉर्म में होती है, प्रेडिक्टेड फॉर्म में होती है, ठीक है? तो ये नाम से ही आपको पता चल रही है, नल फॉर्म के जो हाइपोथेसिस होते हैं वो इस तरह के हाइपोथेसिस में जिस तरह नल हाइपोथेसिस टाइप के स्टेटमेंट्स हों, जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ हों, वो नल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस कहलाते हैं। डिक्लेरेटिव होते हैं जिसमें सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, नॉन डायरेक्शनल स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ी थी, जो सिर्फ एक डिक्लेयर कर रही होती है कोई चीज़, या एक स्टेटमेंट होती है सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, कोई नेगेटिव नहीं होती, नो का नो नहीं होता, कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं होती, तो वो सिंपल स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव फॉर्म कहलाती है। तो ये किस्म की बताई गई हैं कि इन्हीं यानी किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं। क्वेश्चन फॉर्म के हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं कि इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट हैं वो क्वेश्चन फॉर्म स्टेटमेंट कहलाती हैं, और प्रिडिक्शन फॉर्म होती हैं जिसमें हम अज़्यूम कर लेते हैं कि इसका इसमें डायरेक्शनल टाइप की स्टेटमेंट्स आ जाएँगी कि हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि इसका आईक्यू प्रॉपर मील लेने वाले स्टूडेंट का आईक्यू बेटर है जो प्रॉपर मील नहीं लेता उस स्टूडेंट से, ठीक है? तो हमने ये चीज़ प्रिडिक्ट कर ली है, अब उसके बाद हम उस पे इस पे रिसर्च करने जा रहे हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स होती हैं, और वही फॉर्म्स जो हैं इस तरह फर्दर आगे टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं, ये जो टाइप्स हैं इनमें, ठीक है? अब जो हाइपोथेसिस हैं, हम वो किन सोर्सेज से हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे मैम। पहले जो अजम्पशंस होती हैं हमारे माइंड में कहाँ से पैदा होती हैं? हम अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में देखते हैं, ठीक है? कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने कल्चर में कोई ऐसी शादी-ब्याह की रसूमात देखते हैं, तो हम अपने माइंड में कुछ ऐसे अज़्यूम कर लेते हैं कि ऐसे क्यों होता है, तो मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगी, ठीक है? तो ये चीज़ें कल्चर से आपने अपने माइंड में कुछ आपके सवाल पैदा हुए, ठीक है? इसी तरह ऑब्ज़र्व किया आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, कोई रोड एक्सीडेंट देखा है, रोड एक्सीडेंट की रीज़न्स देखी हैं, आपने ट्रैफ़िक पुलिस को अपनी ड्यूटी टाइमिंग में सोते हुए देखा है, तो ठीक है, उन एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए आपने क्रिएट कर लिया माइंड में हाइपोथेसिस। तो ये भी सोर्स हो सकता है हाइपोथेसिस का कि आपके माइंड में सबसे पहला ख़्याल कहाँ से आया। साइंटिफिक थ्योरीज़ होती हैं कुछ, ठीक है, पहले से कुछ रिसर्चेज़ हो चुकी होती हैं, उसपे कुछ थ्योरीज़ डेवलप हुई हुई होती हैं, आप उन्हीं को लेकर आगे चलते हैं। उसके अलावा डिफरेंट आपका अपने पैटर्न्स होते हैं, अपने माइंड की थिंकिंग्स होती हैं, आप अपने माइंड से लेकर स्टार्ट लेते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो भी असर डालती हैं आपकी हाइपोथेसिस पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक हमारा, पॉपुलेशन सैंपलिंग के हवाले से। हम आज मैं जल्दी-जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि मैंने ये आपका रिसर्च वर्क इस वीक में कंप्लीट करवाना है। तो मेरा जो है सिलेबस जो है वैसे मैं पहले 4 डेज़ में कंप्लीट करवा रही थी, इसलिए मेरी कोशिश यही है 4 डेज़ में कंप्लीट करवा के मैं आपका टेस्ट भी कंडक्ट कर लूँ इसी वीक में। पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन किसी भी जगह जहाँ हम स्टडी करने जा रहे हैं, वहाँ का पूरा जो एक होल सर्कल है, ठीक है? वो जो है वो पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है? एक आप ये समझ लें कि एक बिग एरिया, बिग सर्कल की बात हो रही है, पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है? अब सैंपल क्या होता है? हम उस पॉपुलेशन में से कुछ फिक्स पोर्शन, कुछ अपने कुछ लोग सिलेक्टिव लोग जिनमें हमारी स्टडी का हम या हमारा इंटरेस्ट है, हम जस्ट उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है? तो ये 2 इन दोनों में फ़र्क ही यही है कि जो पॉपुलेशन होती है
वो इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, ठीक है? पूरा एंटायर ग्रुप होता है। जबकि सैंपल क्या होता है कि स्मॉल पार्ट होता है उसी पॉपुलेशन का, एक स्मॉल पार्ट सैंपल कहलाता है। ये स्टूडेंट्स इस टाइम जॉइन कर रहे हैं। ओके, तो सैंपल कहलाता है जो बहुत स्मॉल पार्ट या एक एंटिटी या ऑब्जेक्ट, ठीक है? वो कहलाता है सैंपल। सैंपल और सैंपलिंग में डिफरेंस सम टाइम ऐसा होता है कि स्टेटमेंट आती है कोई हमारे सामने, वो लिखा सैंपलिंग होता है, लेकिन हम जो है पहचान नहीं पाते और हम कुछ का कुछ टिक कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है? तो नीचे ऑप्शंस में सैंपल भी दिया होता है, सैंपलिंग भी दिया होता है, पॉपुलेशन भी दिया होता है, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव दिया होता है। तो हम मोस्टली बगैर समझे बगैर पढ़े सैंपल पे टिक कर देते हैं। तो जब भी वर्ड आपके सामने आए अ प्रोसेस, ठीक है, तो वो सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग प्रोसेस है किसी भी सैंपल को सिलेक्ट करने का, ठीक है? जबकि सैंपल ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल है सिलेक्टिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है? सिंपल सैंपल एक स्मॉल पोर्शन है पॉपुलेशन का, और सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम उस स्मॉल पोर्शन को पॉपुलेशन में से ड्रॉ करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गई है ये बात? यस मैम। यस मैम। ओके। हाँ जी मैम, क्लियर हो गई। ओके, सैम्पलिंग टेक्निक्स, अब जिसकी बेस पे हमने सैंपल जो है पॉपुलेशन में से ड्रॉ करना है, कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अपने स्टडी के लिहाज से हमने देखना होता है कि कौन सी टेक्निक है हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ये रिसर्चर की अपनी उस पे होता है कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है अपनी रिसर्च स्टडी में। तो उस टेक्निक्स के दो टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसी होती है, प्रोबेबल से निकला है जिसका मतलब है इम्कान होना किसी भी चीज़ का, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी जिसमें किसी भी सैंपल के सिलेक्ट होने का बराबर-बराबर इम्कान हो, ठीक है? हर किसी के पास इक्वल चांस हो सिलेक्शन का, और आप रैंडमली किसी को भी उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने पॉपुलेशन खड़ी है, पूरा एक हॉल भरा हुआ है लोगों से, और आपने कुरानदाज़ी करनी है। तो कुरानदाज़ी में इस टाइम पे आपके सामने जो जिन्हें कुर्रा कहते हैं, पर्चियाँ हैं, आपने वो टोकन्स जो हैं वो सामने रखे हुए हैं। तो इस वक़्त पूरी पॉपुलेशन के टोकन्स आपके सामने हैं, पॉपुलेशन जो है पूरे ग्रुप ऑफ पीपल आपके सामने खड़ा है। आपने उसमें से कोई से 10 जो हैं ड्रॉ करने हैं, वो सैंपल कहलाएँगे बाद में आपके। जब आप वो 10 सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो जो आप अब क्या करेंगे, आप रैंडमली कोई से 10 उठाएँगे। तो ये चीज़ आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक कहलाएगी आपकी। आपने कोई से 10 उठाए हैं, तो इस वक़्त जब आप हाथ लेकर जा रहे हैं करीब किसी टोकन के, तो उस टाइम पे हर टोकन जो है वो उस टाइम पे इक्वल चांस रखता है कि कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल टोकन्स नहीं है, आपने लोगों में से दरमियान में से कोई से 10 लोग लेने हैं। तो जब आप सोच रहे होते हैं, तो उस वक़्त सामने खड़ी हुई ऑडियंस की फीलिंग्स क्या होती हैं? उनकी फीलिंग्स ये होती है ना कि शायद अब मेरी तरफ इशारा करेंगे, शायद मुझे सिलेक्ट करेंगे, शायद मुझे। तो सबकी उस टाइम इक्वल फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि पता उनका नहीं जो होगा, हाँ। जी। जी, होगा कि नहीं होगा। उनकी यही फीलिंग्स होती हैं, पता नहीं होगा कि नहीं हाँ होगा। जी, बिल्कुल। तो चांस वो होता है ना। हाँ, सबका जो प्रोबेबिलिटी लेवल होता है उस टाइम पे वो इक्वल होता है, ठीक है? सबको ये इम्कान होता है, ये होता है कि शायद हम हो जाएँ सिलेक्ट ना। तो इसी तरह जहाँ ये फीलिंग होती है, वहाँ ये भी फीलिंग होती है कि शायद इतने सारे लोगों में से शायद हम ना हो। वो सेम फीलिंग सबकी होती हैं। हर बंदा सोच रहा होता है, लाज़मी नहीं है कि उन इनमें से इन सब में से उन 10 लोगों में से मैं भी शामिल हूँ। ठीक है? तो ये दोनों साइड्स की जो फीलिंग्स हैं, ये सबके पास ही इक्वल होती हैं, तो आप उनमें से रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि रैंडमली सिलेक्शन आप करते हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, उसमें आप रैंडम सिलेक्शन नहीं करते। ठीक है? आप उसमें डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू या अपनी डिफरेंट चीज़ें हैं आसानी को देखते हुए,
बस ले लेते हैं, सामने-सामने वाले ही लोग बुला लिए हैं। क्या आप सोचें इतना टाइम लगेगा, मैं दूर-दूर से रैंडमली सेलेक्ट करूँगी, तो सिर्फ़ ये सामने वाले ही 10 लोग इधर आ जाएँगे, ठीक है? तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट होगा, इसमें आपने रैंडमली सिलेक्शन नहीं किया, बस अपनी कन्वीनियंस देख लिया। अब हम इसको देख लेते हैं डिटेल में। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप्स आपके सामने दी गई है। मैं ज़रा इसका जो इमेज है वो थोड़ा-सा आप लोगों के सामने बड़ा कर लूँ। ये देखें, सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर्ड सैंपलिंग। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग तो सिंपल यही है कि हर जो मेंबर है उसके पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्शन का इक्वल चांस है, ठीक है? यहाँ पर सब बराबर हैं। आप अपनी मर्ज़ी से रैंडमली किसी को भी उठा लेंगे, ठीक है? ये तो कहलाएगी सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपकी, ठीक है? जो हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ही पढ़ा है कि बस रैंडमली आपने दरमियान में से कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, तो वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। यहाँ पिक्चर में भी आप देखेंगे कि यही दिखाया है कि बस रैंडमली दरमियान में से उठा लिए हैं। यहाँ पर जो ये लाइट शेड है ये फीमेल्स को शो कर रहा है, डार्क शेड मेल्स को शो कर रहा है, ठीक है? इन इमेजेस में। तो यहाँ पर देखें कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि आपने कितने मेल लिए हैं, कितने फीमेल्स लिए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब मिक्सअप खड़े हैं और उनमें से आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद सिस्टमैटिक सैंपलिंग की तरफ आएँ, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में आपने मोस्टली देखा होगा कि कभी किसी नंबर की बात हो रही होती है, एवरी केथ नंबर, एवरी आइथ नंबर, ठीक है? इस तरह लिखा होता है आईटीएच या केटीएच लिखा होता है, एनटीएच लिखा होता है। तो कोई भी ऐसा जो किसी फिक्स नंबर के बाद की बात की जा रही हो, वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाती है। आप एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, आप फिक्स कर लेते हैं कि हर सेकंड नंबर पे आने वाला, एक के बाद दूसरा वाला, ठीक है? इस तरह वाला आप बात फिक्स कर लेते हैं, आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे कि एक के बाद दूसरा ये है, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद दूसरा ये है, इसको सेलेक्ट कर लिया। इस तरह करके आप दरमियान में से रैंडमली निकाल लेंगे। वो चीज़ कहलाएगी रैंडमली ही, ठीक है? रैंडम सिलेक्शन कहलाएगी, लेकिन आपने एक सिस्टमैटिक वे में डिसाइड कर लिया है कि आपने एक कोई नंबर डिसाइड कर लिया है कि आपने इसके बाद वाला लेना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अब देख लें आपके सामने है कि 5-5 ही पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर रैंडमली 5 कर लिए थे, अब उनमें से 4 बाय चांस मेल आ गए, 1 फीमेल आ गई। अब यहाँ पर इन्होंने 4 सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ इन्होंने ये किया है कि फर्स्ट और एंड वाले को इग्नोर किया है, खुद से ये कोई फार्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खुद से डिसाइड किया उन्होंने कि वो सेकंड से स्टार्ट करके हर 2 के बाद वाला सेलेक्ट करें। अब चाहे वो मेल आ रहा है, चाहे वो फीमेल आ रहा है, बाय चांस है। अब की बार क्या हुआ है कि जो 3 हैं फीमेल्स हैं और 2 मेल सिलेक्शन हुई है, ठीक है? लेकिन एक सिस्टमैटिकली इसको सेलेक्ट किया गया है यहाँ पार्टिसिपेंट्स को। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो है स्ट्रेटा, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रेटा बनाते रहते हैं। स्ट्रेटा क्या होता है? स्ट्रेटा होता है ग्रुप, ठीक है? किसी भी बेस पर ग्रुप डिज़ाइन कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेल और फीमेल का ग्रुप अलग-अलग कर लिया गया है। मेल अलग एंड फीमेल अलग, ठीक है? अब यहाँ पर 2 स्ट्रैटास बना दिए हैं। अब यहाँ स्ट्रैटा कितने हैं? 2 हैं। अब आपने यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ पर आपने डिसाइड करनी होती है प्रोपोर्शन के हिसाब से। यानी आपने दोनों साइड्स जो भी स्ट्रैटा बनाए हैं उनकी मुनासबत से आप डिसाइड करते हैं कि कितना तनासुब है दोनों स्ट्रैटास का, उनमें से कितने आपने सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ फीमेल्स आपके पास टोटल 6 थी और यहाँ जो मेल्स हैं आपके पास थे 9, ठीक है? तो आपने इनमें से कैसे अब आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रैटा में से कितने लेने हैं, इस स्ट्रैटा में से कितने लेने हैं। तो ये वाली जो चीज़ है अगर आप इसे प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं जिसमें आप प्रोपोर्शन के लिहाज से डिसाइड करते हैं कि आपने कितने लेने हैं। तो इसका फ़ार्मूला जो है वो मैंने करवाया हुआ है, उसमें हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं है।
हैंडआउट में अगर आप गौर से देखेंगे तो पेज नंबर 12 पर लिखा है सैंपल साइज़ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज़ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रैटा साइज़, ठीक है? तो आपने उसमें क्या करना है, आपका सैंपल साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको फ़िल करके देखें, अगर आप सैंपल साइज़ अपना रख रहे हैं 5 का और पॉपुलेशन आपकी टोटल है, कितने लोग हो गए 9 और 6 15 15 की पॉपुलेशन है, ठीक है? उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं आप टोटल स्ट्रैटम साइज़ से, तो आप सिर्फ़ फीमेल की प्रोपोर्शन निकालना चाह रहे हैं, तो इस वक़्त 6 होगा आपका साइज़। तो आप करके देखें इसे तक़सीम। इसको हल करके चलें, बाद में देखिएगा और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इसको सोल्व करके मेरे पास भी असल में इस वक़्त कोई कॉपी पेंसिल नहीं है सामने, तो या आप में से कोई करके देखे तो ये प्रोपोर्शन इसी फ़ॉर्मूले के लिहाज़ से इसकी 2 आती है फीमेल की और इसकी 3 आएगी। तो फिर उसी प्रोपोर्शन को देखते हुए आपने ये डिसाइड किया कि आपने फीमेल स्ट्रैटा में से 2 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए रैंडमली ही हैं बाद में, ठीक है? उसके बाद इसी तरह दूसरे स्ट्रैटा में से आपने प्रोपोर्शनली 3 जो हैं सैंपल मेल साइड से आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. ओके, इसे करके भी देखिएगा लाज़मी, ठीक है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटिफ़ाइड में, एक स्ट्रैटाज़ का है, दूसरा प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग का है, स्ट्रैटिफ़ाइड सैंपलिंग का है, वो क्या होती है, ठीक है? तो वो प्रोपोर्शनेट आप इसलिए निकालते हैं कि जो 2 स्ट्रैटा आपने डिसाइड कर लिए, ये फ़ैसला करने के लिए आपने इनमें से कितना प्रोपोर्शन सेलेक्ट करना है। एक स्ट्रैटा में से कितने पार्टिसिपेंट्स लेने हैं, दूसरे में से कितने लेने हैं, ठीक है? तो और जो होते हैं स्ट्रैटिफ़ाइड सिंपल स्ट्रैटाज़ वो होते हैं जो आप सेम किसी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे एक ग्रुप बना लेते हैं, वो स्ट्रैटा कहलाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैंपलिंग में ये होता है कि आप इसमें भी कुछ ग्रुप्स बना देते हैं, लेकिन वो ग्रुप्स किसी सेम कैरेक्टरिस्टिक इस तरह नहीं बेस पे नहीं होते कि आपने जिस तरह मेल फीमेल जेंडर पे कर दिए हैं, वो ग्रुप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे आप बना सकते हैं, इक्वल साइज़ के होंगे लेकिन। अब यहाँ इक्वल साइज़ के ही बनाने की वजह से इन्होंने मिक्स अप हुए हैं ग्रुप मेल एंड फीमेल्स के, कुछ मेल्स के भी हैं, ठीक है? अब यहाँ साइज़ स्ट्रैटिफ़ाइड में साइज़ का कोई इश्यू नहीं था, तो साइज़ डिफरेंट ही थे ग्रुप्स के जिस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे लिए गए, चाहे जितने मर्ज़ी जिस ग्रुप में जा रहे हैं जाने दिया था। बाद में प्रोपोर्शनेट के थ्रू उनको प्रोपोर्शन फ़ॉर्मूला के थ्रू उनको आपने फ़ैसला कर लिया था कितने सेलेक्ट करने हैं। अब क्लस्टर में क्या किया है कि क्लस्टर में आपने किसी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे बना लिए हैं लेकिन इक्वल साइज़ के हों। अब ये इक्वल साइज़ के ग्रुप लिए हैं, अब यहाँ पर आपने रैंडमली पूरा क्लस्टर उठाना है, ठीक है? यहाँ पर आप दरमियान-दरमियान में से पार्टिसिपेंट्स नहीं उठाएँगे, पूरा एक क्लस्टर उठाएँगे, ठीक है? अब आपको 5 लोग चाहिए थे, लेकिन आपका क्लस्टर पूरा उठाने की वजह से 6 लोग बने हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? इतनी सी आपकी सैंपलिंग और जो वो है, उसमें ऊपर-नीचे हो सकता है थोड़ा-सा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर 5 चाहिए थे आपको लेकिन आपके 3-3 के वो बने हैं क्लस्टर्स बने हैं। यहाँ पर आप स्ट्रैटा का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे ग्रुप्स के लिए, यहाँ ग्रुप्स के लिए क्लस्टर का वर्ड यूज़ होगा और जहाँ क्लस्टर का वर्ड यूज़ होगा वहाँ क्लस्टर सैंपलिंग टेक्नीक यूज़ हो रही है। तो यहाँ से आप पूरा उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे क्लस्टर उठा लेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर जो 2 क्लस्टर उठाए हैं उसकी वजह से सैंपल जो है वो सैंपल साइज़ 6 बनता है आपका, तो कोई मसला नहीं है। क्लियर है? Yes, ma'am. उसके बाद ये बहुत ईज़ी है इसलिए मैं इसको नॉन प्रोबेबिलिटी को भी कंप्लीट करवा रही हूँ, ताकि हमारा ये सैंपलिंग टेक्निक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो। फिर कल नेक्स्ट लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इसका लेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी इश्यूज़ होंगे वो देख लेंगे और टेस्टिंग हो जाएगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सिंपल ऑपोजिट टू प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कोई किसी किस्म की रैंडम सिलेक्शन नहीं होती। आपकी अपनी जो रिसर्चर की अपनी मर्ज़ी शामिल होती है। अब वो उसकी अपनी मर्ज़ी के भी उन्होंने 4 तरीके बताए हैं कि कौन-कौन से होते हैं। कन्वेनिएंस सैंपलिंग कहलाता है, पर्पसिव सैंपलिंग कहलाता है, स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाता है और कोटा सैंपलिंग कहलाता है। अब कन्वेनिएंस सैंपलिंग नाम से ही पता चल रहा है अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से, ठीक है? जैसा आपको आसान लगता है।
ठीक है? आप वैसे सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसने क्या किया है कि ये सेंटर में रिसर्चर खड़ा है, रिसर्चर के पास ये सारी पॉपुलेशन खड़ी है। उसने क्या किया, बस अपने सामने सामने वाले ही 5 बुला लिए, ठीक है, करीब तरीन वालों को। तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग हो गया। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने अगर एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स, आप एक टीचर हैं, एक स्कूल में पढ़ाते हैं और आपने खुद रिसर्च वर्क कर रहे हैं और आपको किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर का डाटा चाहिए, तो आप अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, अपने ही स्कूल के टीचर से डाटा ले लेंगे, ठीक है? तो वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहलाएगी। अब पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है कि आपने अपना जो है आपका जो जो भी आप स्टडी करने जा रहे हैं, उसके पर्पस के अकॉर्डिंग जो है आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसका एक और नाम है जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है? किसी कुछ जगहों पे जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम से पूछा जाता है, कुछ जगहों पे पर्पसिव पूछा जाता है। तो इसमें जो होता है, यूज़र जो होता है ना, उसका अपना वो शामिल होता है, जजमेंट शामिल होती है। उसे लगता है कि इन तमाम लोगों में से ये लोग मेरे काम के हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ उन्हीं को सिलेक्ट कर लेता है। तो अब आप यहाँ देखें कि कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पिक्चर ये शो कर रही है कि उसे पता है कि ये बंदा काम का है, इससे मुझे डाटा मिल जाएगा, जो मेरा पर्पज़ है। तो वो अपनी जजमेंट लगाता है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करता है अपने पर्पज़ को सामने रखते हुए, ठीक है? तो ये पर्पसिव सैंपलिंग कहलाती है। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है? स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्नीक भी ज़रा ये समझ लें, थोड़ा-सा अपनी सहूलत को देखते हुए जो है रिसर्चर करता है, वो क्या करता है कि अपने जो किसी की रेफ़रेंस से काम करवाता है, किसी के रेफ़रेंस से काम निकलवाता है। स्नोबॉल की एग्ज़ाम्पल इसीलिए दी है इसकी, कॉमन सी बात है कि जब आप आपके स्नो बॉल बनाते हैं स्नो से, तो वो छोटी, जब आप उसे पहाड़ी से नीचे फेंकते हैं, वो जैसे-जैसे जाती है तो उसके साथ बाकी जो दूसरी स्नो है वो रैप होती रहती है, होते-होते वो बॉल बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो ये स्नो बॉल सैंपलिंग टेक्नीक भी ऐसे ही है कि आपने डाटा लेना है, लेकिन आप क्या टेक्नीक लगाते हैं, आप जो मेजर ऐसे बंदे जो ज़्यादा सोशल हों, आप सिर्फ़ उनको पकड़ा दें अपना डाटा कि अब वो फ़िल करवा के दें उनके, क्योंकि ज़्यादा वाकिफ़कारी हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, वो आगे फर्दर किसी को देते हैं, फिर वो फर्दर इस तरीके करके उनका डाटा कलेक्शन होती रहती है और वो लोग बढ़ते रहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि रिसर्च वर्क में क्वेश्चनेयर फिल करवाने होते हैं, तो आप अपनी क्लास फेलो को देते हैं, आपको पता है ज़्यादा सोशल हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे क्वेश्चनेयर्स फिल करवा दें इन लोगों से। फिर वो जाके आगे अपने मज़ीद लोगों से करवाते हैं, फिर वो उनको भी, उनमें भी कोई उनके क्लोज़ होता है, वो उनके भी ज़िम्मे लगा देते हैं। तो ये चीज़ स्नोबॉल सैंपलिंग के टेक्नीक कहलाती है कि एक के ज़िम्मे लगाकर बाकियों को दे देना, ठीक है? बाकियों तक पहुँचा देना, इससे क्या होता है, आपका वक़्त बचता है, आपका पैसा बचता है, आपका आना-जाना ये सब चीज़ें कवर अप हो जाती हैं और आपका काम भी आपको घर बैठे मिल जाता है। तो अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लें, हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइमरी टीचर से डाटा फिल करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हम एईओज़ को डायरेक्टली एईओ से राब्ता करेंगे या यूँ करेंगे डेप्टी से ही, अगर हमारी वाकिफ़कारी, हम डेप्टी डेव से ही रिक्वेस्ट करके उन्हें पकड़ा देंगे। वो क्या करेंगे, जितने भी अपने एरिया के एईओज़ हैं, उनकी ड्यूटी लगा देंगे। एईओज़ क्या करेंगे, अपने-अपने उसमें जो आते हैं, उनके क्लस्टर में स्कूल्स आते हैं प्राइमरी, उधर ले जाएँगे और उधर डिवाइड कर देंगे, वो सारे फिल करेंगे, फिर एईओ को देंगे, एईओ डिप्टी को देंगे और डिप्टी उस रिसर्चर को दे देगा वो सब कुछ। तो ये सारी टेक्नीक स्नोबॉल टेक्नीक कहलाती है। कोटा सैंपलिंग क्या होती है? कोटा सैंपलिंग ये होता है कि आपने जो है नॉन रैंडम बेस पे जो है पॉपुलेशन में से लोगों को, मैम डिस्टॉर्शन हो रही है, समझ नहीं आ रही। सबको हो रही है डिस्टॉर्शन? अच्छा, बाकी लोग भी मुझे बताएं ना। हाँ जी मैम, हो रही है। अच्छा, ज़्यादा हो रही है? हो रही है मैम डिस्टॉर्शन। ओके, मैं फिर ये करती हूँ ना, कोटा सैंपलिंग को कंप्लीट करवा देती हूँ, रिकॉर्डिंग दे दूंगी आप लोगों को, सुन लीजिएगा। अब मैं अगर बंद करूंगी तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगी हमारी। सिर्फ कोटा सैंपलिंग ही रह गया है।